बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी गुनाह के बोझ का तीसरा हिस्सा पेश खिदमत है। चाय पियो, मुझे पानी भी पिला दे। मैंने मटके से गिलास भरा, फिर इस पर आयतल कुर्सी का दम किया और इसको पिला दिया। बड़ी मुश्किल से पानी हलक से उतारा। फुप्पो, पानी दूसरा ला दो, कड़वा लग रहा है। कड़वा नहीं है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, पी लो, जल्दी पी, चाय ठंडी हो रही है। वो चाय पी के दोबारा सो गई। मैंने किचन में आके खाना पकाना शुरू कर दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी, मगर बहुत हल्की हल्की। कुतुबुद्दीन अबू बकर जल्दी घर आ गए। उनको खिला पिला के मैंने फ़ातिमा की तबीयत के बारे में बताया तो अबू बकर कहने लगे, कुछ उल्टा सीधा खा पी लिया होगा। हाँ शायद कुतुबुद्दीन, मैंने फ़ातिमा के लिए खिचड़ी पका दी है, लो ये ले जाओ, इसको उठा के खिला देना। मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। अच्छा लाएं, मैं दे दें। तकरीबन रात 12 बजे कुतुबुद्दीन ने आके मुझे जगाया। अम्मी, फ़ातिमा के पेट में शदीद दर्द हो रहा है, आके देख लें। उफ़, और अच्छा आ रही हूँ। मैंने फ़ातिमा को जाके देखा, वो पेट पकड़े तड़प रही थी। अम्मी, मैं रिक्शा लेके आता हूँ, आप तैयार हो जाओ। कुतुबुद्दीन, इतनी तेज़ बारिश में कहाँ रिक्शा मिलेगा, और रात भी काफ़ी हो गई। पहले तो 12 बजे आधी रात कहलाती थी, अब तो 12 बजे ऐसा लगता है जैसे मगरिब का वक्त है। मैं जिनके घर पढ़ाने जाती हूँ, इनकी दादी से मेरी काफ़ी जान पहचान है, मगर वो इशा की पढ़ के सो जाती हैं। चल के देखते हैं, शायद इंसानियत के नाते तय देख लें। हम दोनों फ़ातिमा को पकड़ के आहिस्ते आहिस्ते डॉक्टर रक्षिंदा के घर पहुंच गए। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने बड़ी आजिज़ी से गुजारिश की डॉक्टरनी को जगाने की। वो अभी जाग रही हैं, कहीं शादी में गई थी, अभी आई हैं। आप अंदर आ जाएं, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ भाई ज़रीना, कैसी हो, क्या हुआ? बाजी, मेरी बहू की तबीयत ख़राब है शाम से, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। कैसी बातें कर रही हो ज़रीना, तुम मेरी बहनों की तरह हो, हमने एक वक्त साथ गुजारा है, ऐसी बातें ना करो। अभी मैं ताकत की ड्रिप लगा रही हूँ ताकि इसकी तबीयत बेहतर हो जाए, और ये कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, कल ज़रूर करवा लेना। सुबह मैं और कुतुबुद्दीन फ़ातिमा के टेस्ट करवाने के लिए चले गए। अम्मी, मैं रात को रिपोर्टें लेता आऊँगा, तुम दोनों चली जाओ, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। बेटा ज़रा जल्दी आना, 9 बजे डॉक्टरनी सो जाती है। कुतुबुद्दीन मगरिब के बाद ही घर आ गया। हम दोनों रिपोर्ट लेके डॉक्टरनी के पास पहुँच गए। फ़ातिमा ने भी जाने की ज़िद की। इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी। मैंने इसको घर में आराम करने का कहा, फिर हम दोनों चले गए। डॉक्टरनी ने अच्छी तरह रिपोर्ट्स चेक की। मुबारक को फ़ातिमा उम्मीद से है। हम माँ बेटे हैरत व इस्तिजाब से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बाजी, आप अच्छी तरह और रिपोर्ट देख लें, आपको गलतफहमी तो नहीं हो रही? अरे भाई ज़रीना, रब के गुण किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, रब जाने और इसकी फ़ैसले, हम तो रब के आगे बेबस हैं। मैंने अच्छी तरह से रिपोर्टें चेक की हैं। फ़ातिमा उम्मीद से ही है। मैं तो खुशी के मारे रो पड़ी। कुतुबुद्दीन की आंखों में भी आंसू आ गए। कल याद से फ़ातिमा को लेके आना ताकि मैं इसका अच्छी तरह चेकअप करके मेडिसिन लिख दूँ, वो बहुत कमज़ोर है। हम माँ बेटे खुशी से झूमते घर आ गए और साथ में मिठाई भी लेते आए। अबू बकर मिठाई का डब्बा देखकर बोले, खैरियत तो है? मिठाई किस खुशी में आई है? अबू बकर, आप दादा बनने वाले हैं, पहले आप मुंह मीठा करें। अबू बकर यह खबर सुन के खुशी और हैरत से कुतुबुद्दीन को देखने लगा। ज़रीना, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? अरे नहीं जनाब, ये रिपोर्ट करवाई है, डॉक्टरनी ने तस्दीक की है। गलतफहमी कैसी? कुतुबुद्दीन बेटा, ये मिठाई ले जाओ, ख़ुद भी खाओ और फ़ातिमा को भी खिलाओ। मैं चाह रही थी कि मेरा घर जल्द से जल्द खाली हो जाए और हम खुशी से अपने नए घर में मनाएं, मगर अल्लाह को पता नहीं क्या मर्ज़ी थी कि वो हमारे घर के मगर अल्लाह की पता नहीं क्या मर्ज़ी थी, वो घर हमारे हवाले नहीं कर रहे थे। बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ रहे थे। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया घर खाली करवाने के लिए, मगर इन लोगों ने इतनी मजबूरियां बयान की कि मुझे खामोश होना पड़ा। उन्होंने 3-4 महीने का और वक्त ले लिया था।
मैं हर महीने फ़ातिमा का चेकअप करवा रही थी। डॉक्टर ने कभी खून की कमी का बताती, कभी कमज़ोरी, कभी ऑपरेशन का कहती या फिर नॉर्मल डिलीवरी का बोलती। मैं बातें सुन सुन के परेशान हो रही थी। फिर मोहल्ले की औरत ने मुझे बतूल दाई का बताया। ज़रीना बाजी इतनी अच्छी दाई है, बस तुम एक दफ़ा फ़ातिमा को दिखा दो। डॉक्टर लोग तो पता नहीं क्या क्या फजूल बोलते रहते हैं। मैं कल बतूल को ले आऊँगी। ज़रीना बाजी तुम परेशान ना हो। मोहल्ले की औरत दूसरे दिन ही बतूल दाई को ले आई। अरे ज़रीना को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कैसी हो ज़रीना? बच्चे पढ़ाने जाती हो या छोड़ छाड़ घर बैठ गई हो? नहीं जाती हूँ, मगर कम घरों में अब हिम्मत नहीं है ना। अच्छा, तूने अपनी बहू को दिखाने के लिए बुलवाया था मुझे। कहाँ है तेरी बहू? आओ कमरे में आ जाओ, अंदर है वो। बतूल ने अच्छी तरह मुआयना किया, फिर बोली ज़रीना सब कुछ ठीक ठाक है और ज़चकी भी नॉर्मल हो जाएगी, तू फिक्र ना कर। इसको खूब अच्छी तरह खिला पिला। थोड़ी कमज़ोरी है, मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ, मगर ये खाती ही नहीं। पहल का बच्चा है ना, बाद में सब ठीक हो जाते हैं। मैं हर हफ्ते इसका आके मुआयना करूँगी, तो परेशान मत होना और ना फालतू डॉक्टरों के चक्कर में पड़ना। दिन गुजरते जा रहे थे, ज़चकी के दिन भी करीब आ रहे थे, मगर पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सी कैफियत थी। जो खुशी अंदर से फूटती है वो बिल्कुल साकित थी, मगर फिर भी मैं तहज्जुदों में पोता मांग रही थी। बतूल ने मुआयने के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया। मैंने फ़ातिमा को मुकम्मल आराम के लिए 8 दिन की छुट्टी कर ली। बतूल दाई भी रोज़ाना रात में आ जाती और सारी रात फ़ातिमा की देखभाल करती। ज़रीना ज़चकी 1-2 घंटे में होने वाली है, तुम हर चीज़ तैयार रखना। मैंने अबू बकर और कुतुबुद्दीन को बता दिया। 1 घंटे बाद ही बतूल दाई खौफज़दा हालत में कमरे से भागती हुई आई। ज़रीना क्या हुआ बतूल, सब ठीक तो है ना? इतने में कुतुबुद्दीन और अबू बकर भी आ गए। ज़रीना लड़का हुआ है, मगर कुछ भी ठीक नहीं है। अबू बकर गुस्से में बोले, बात क्या है? आखिर खुल के बोलो। लड़के की सूरत में लंबे लंबे बालों वाली बला पैदा हुई है, तुम फ़ौरन इसको ज़िंदा कब्रिस्तान में गाड़ दो, और वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। चलो चल के देखते हैं, तुम लोग यहीं ठहरो। ज़रीना मेरे साथ आ। मैं और बतूल दोनों कमरे में दाखिल हो गए। बच्चा कपड़ों में लिपटा कोने में पड़ा था। मैंने डरते डरते कपड़ा हटा के देखा था, सर से पैर तक बालों से भरा हुआ बच्चा। सिर्फ चेहरे के अलावा 2-3 से 4 इंच तक बाल थे। मैं भी खौफज़दा हो गई, मगर चेहरा बहुत खूबसूरत और मासूम था। मैं इसको उठाकर बाहर ले आई। फ़ातिमा की तरफ नज़र दौड़ाई तो वो बेखबर सो रही थी। मौलाना साहब ये देखो। अबू बकर ने बच्चे को गोद में लेके देखा। इतने में बतूल भी पीछे पीछे आ गई। मैं कहती हूँ इस बला को फ़ौरन फेंक दो, फजर होने तक कब्रिस्तान में इसी तरह दफन कर दो फ़ौरन। अबू बकर दांत पीस के बोले, बतूल ये इंसानी बच्चा है, जानवर नहीं है। सुबह होने दो फिर सोचते हैं, मगर ये बात तुम दिल में राज रखना, ऐसा ना हो सुबह होने तक मोहल्ले में इस बात की तशहीर कर दो। हमारे मोहल्ले में बहुत इज्जत है, बिला वजह लोग तमाशा बना देंगे। अरे भाई, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इज्जत उछालने की? तुम जानो ये बलानुमा बच्चा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे कुतुबुद्दीन के साथ घर छुड़वा दो। फजर होने में 2 घंटे बाकी हैं। ज़रीना चाय बना लो, 3 बजे घर चले जाना ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा हो जाए। हाय, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। चल ज़रीना, चाय के साथ कुछ ले आ, भूख लग रही है। फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी थी। मैंने फ़ातिमा को उठा के चाय बिस्किट खिला दिए थे। कुतुबुद्दीन बेटा, बतूल अम्मा को छोड़ने जल्दी घर आओ। जी अच्छा अम्मा, चलें। बतूल बीबी, हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखना। तुम ये समझ लो ये बात कुएं में गई। थोड़ी देर बाद ही कुतुबुद्दीन बतूल को छोड़ के आ गया। ज़रीना, बच्चे को लेके कमरे में आओ। बच्चे ने भारी आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अबू बकर ने इसको उल्टा लिटा के अच्छी तरह जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मुझे भी डर नहीं लग रहा था। बच्चे की मासूम शक्ल देखकर
बेहद खूबसूरत रंगीन आँखों वाला बच्चा मेरे दिल में उतर रहा था, मगर इसके बाल देख के अजीब सी सनसनी जिस्म में दौड़ रही थी। अबू बकर, बतूल जो कह गई है क्या वो हम करेंगे? कहानी अभी जारी है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।